देश के हर राज्य में बीजेपी जीत का परचम लहरा रही है। इस बार गुजरात में हुए पंचायत और नगर पालिका चुनाव में भी बीजेपी ने निकाय चुनाव की तरह ही परचम लहराया है, जबकि कांग्रेस का लगभग हर जिले में सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी ने शहरी क्षेत्रों में 1967 सीटों पर जीत हासिल की है। यही नहीं, पंचायतों में भी 735 स्थानों पर भगवा लहराया है। शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को 356 और जिला पंचायतों में 157 सीटों पर ही जीत मिली है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कांग्रेस की इस करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। इस चुनाव के आए नतीजों में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 31 की 31 जिला पंचायतों पर जीत दर्ज की है। वहीं 81 नगर पालिकाओं में से बीजेपी ने 79 पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस किसी भी जिला पंचायत में खाता खोलने में नाकाम रही है। वहीं अगर नगर पालिका की बात करें तो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है। वहीं तालुका पंचायत की बात करें तो कुल 231 में से बीजेपी को 198 और कांग्रेस केवल 33 पर सिमट कर रह गई है। गुजरात निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी अहम रणनीति बनाई थी और इत्तेफाक से कांग्रेस को इसी रणनीति से मात मिली है। दरअसल भाजपा ने रणनीति में तय किया था कि इस चुनाव में मौजूदा जनप्रतिनिधियों के बेटे बेटियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने यही किया। इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवारों में एक मौजूदा विधायक और 7 विधायकों के बेटे भी शामिल हैं, जिन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। यहाँ कांग्रेस को लगा कि भाई भतीजावाद नीति को बढ़ावा देकर वो इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, लेकिन यहाँ उसे उसका कदम ही उल्टा पड़ गया। गुजरात में मिली इस महाजीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा, गुजरात के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता ने सर्वसम्मति से विकास पर मोहर लगाई है। सरकार के जनहित के कार्यों ने जहां लोगों के दिलों में जगह बनाई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। हमारी पार्टी गुजरात के सभी भाई बहनों की प्रगति और गुजरात की उन्नति और विकास के लिए काम करती रहेगी। गुजरात निकाय चुनावों के नतीजों में भाजपा ने हुंकार भरकर एक बार फिर विपक्ष की बोलती बंद करने का काम किया है, क्योंकि इस जीत के बाद विपक्ष की गीदड़ फपकियां बंद हो गई हैं। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान आंदोलन राकेश टिकैत कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन को हवा दे रहे हैं। टिकैत तो अब घूम घूम कर महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान बॉर्डर पर जमा हुए हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर के आसपास रहने वालों को भारी परेशानी हो रही है। अब लोगों का गुस्सा इन किसानों पर निकलने वाला है। जानकारी के मुताबिक टिकरी बॉर्डर और सिंगो बॉर्डर पर आसपास के रहने वालों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। हाईवे होने के कारण इस बॉर्डर पर काफी संख्या में पेट्रोल पंप बने हुए थे। इसके अलावा 400 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें थी, वो सब बंद पड़ी हुई हैं। धरने की वजह से पेट्रोल पंप मालिक परेशान है। गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो रही है, उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। इसके अलावा जो छोटे बड़े ढाबे, होटल आदि चल रहे थे, उन पर ताला लगने की नौबत आ गई है। इससे पहले ये सभी कोरोना की वजह से परेशान थे। इसके बाद किसानों ने उनके कारोबार को पूरी तरह चौपट कर दिया है। उधर आंदोलन के कारण हो रहे नुकसान को देखते हुए किसान सड़क पर उतर आए हैं और इन प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों का मानना है कि ये सब राकेश टिकैत की वजह से हो रहा है। इससे पहले भी किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। टिकरी बॉर्डर, सिंगो बॉर्डर और यूपी गेट पर किसानों का धरना बीते 3 महीने से अधिक समय से चल रहा है, लेकिन विपक्ष की राजनीति की वजह से किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि कृषि बिल वापस नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है, जिसे लेकर बीजेपी काफी गंभीरता से एक के बाद एक धुरंधर चेहरों को चुनावी मैदान में उतार रही है। अभी तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी को घेरने के लिए अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, स्मृति ईरानी और खुद पीएम मोदी भी बंगाल का दौरा कर चुके हैं। इस बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के मालदा में रैली करते हुए टीएमसी को जमकर घेरा है, जिसके बाद टीएमसी में हड़कंप मच गया है। योगी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध प्रवासियों को राज्य में आने की अनुमति देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। आदित्यनाथ ने वादा किया कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो गो तस्करी को 1 दिन के भीतर रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि राज्य में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार उन्हें रोक पाने में नाकामयाब साबित हो रही है।
उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाने की अनुमति नहीं है, लेकिन लोग इसे जारी नहीं रखेंगे। बंगाल में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में हमने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक कानून बनाया है, लेकिन टीएमसी सरकार गाय की तस्करी और लव जिहाद दोनों को रोकने में विफल रही है। अब योगी के इस बयान पर जब टीएमसी के पास सवाल उठाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने योगी को ट्विटर पर घेरने की कोशिश की है। नुसरत ने हाथरस में लड़की के साथ बदसलूकी करने पर आरोपी का पीड़िता के पिता को गोली मारने वाली घटना का उल्लेख करते हुए योगी आदित्यनाथ को घेरा है। नुसरत ने ट्वीट किया, चौंका देने वाला। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में जो खौफ है उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। योगी आदित्यनाथ इस परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं देते? क्या बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है? ट्वीट के अंत में नुसरत ने #बीजेपी हटाओ बेटी बचाओ का इस्तेमाल भी किया। नुसरत का ये ट्वीट टीएमसी की नाकामयाब बौखलाहट की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हाथरस में हुई इस घटना पर पहले ही संज्ञान ले चुके हैं और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने का भी आदेश दिया जा चुका है। उसके बावजूद नुसरत के इस ट्वीट से साफ झलक रहा है कि टीएमसी के पास अब बीजेपी को घेरने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए अब वो ऐसे पैतरे अपना रही है। लेकिन योगी के हुंकार से बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और टीएमसी का डर खुलकर बाहर आ रहा है। बॉलीवुड का मोदी विरोधी गैंग फंस गया है। देश विरोधी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले इस गैंग का घोटाला अब सामने आ रहा है। आयकर विभाग अब इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग ने एक्ट्रेस तापसी पन्नू, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, प्रोड्यूसर मधु मंटेना और डायरेक्टर विकास बहल के घरों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग फैंटम फिल्म्स से जुड़े हुए लोगों की जांच कर रही है। फैंटम फिल्म्स पर आरोप है कि उसने टैक्स की चोरी की थी, जिसके बाद इन लोगों के घर समेत 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापे मारे गए हैं। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम पुणे में भी कई जगह जांच की। आयकर विभाग के रडार पर इस समय 4 कंपनियां हैं। दरअसल फैंटम फिल्म्स की स्थापना अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंटेना और विकास बहल ने मिलकर की थी। साल 2018 में विकास बहल पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद ये कंपनी खत्म हो गई थी और चारों पार्टनर अलग हो गए थे। ये कंपनी फिल्म निर्माण के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती थी। उधर आयकर विभाग की छापेमारी से मुंबई में हंगामा मचा हुआ है। आरोप लगने शुरू हो गए कि ये सब केंद्र सरकार के इशारों पर हो रहा है, लेकिन ये मामला टैक्स चोरी का है और इस बार ये लोग बचने वाले नहीं हैं। देखना होगा कि आयकर विभाग की छापेमारी में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कांग्रेस पार्टी आए दिन खुद की गलतियों को ही उजागर कर रही है और अब तो इतिहास का उल्लेख कर उसमें हुई गलतियों को भी गलती के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। अभी तक जब भी बीजेपी ने कांग्रेस को इमरजेंसी को लेकर घेरा है, कांग्रेस हमेशा ही पतली गली से निकलने की कोशिश करती आई है। लेकिन अब राहुल गांधी ने खुद ही बीजेपी के आरोपों पर मुहर लगा दी है। राहुल ने देश में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को गलत माना है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के समय देश पर थोपे गए आपातकाल को गलती करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि खुद मेरी दादी ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा, आपातकाल के दौरान जो हुआ वो गलत हुआ। इतना ही नहीं, राहुल ने कांग्रेस के मौजूदा आंतरिक हालातों पर भी अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा, मैं ही यूथ कांग्रेस और स्टूडेंट इलेक्शन में लोकतंत्र लेकर आया। मेरे ही कहने पर आंतरिक चुनावी प्रक्रिया शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज मेरी ही पार्टी में लोग मुझ पर हमला कर रहे हैं। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि क्या किसी और पार्टी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं? क्या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में भी शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछा जाता है? ऐसा नहीं है। ऐसे सवाल सिर्फ कांग्रेस में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी है। हमारी विचारधारा संविधान के प्रति है। हमारी विचारधारा समानता पर आधारित है। हमारे लिए लोकतंत्र में लोकतांत्रिक होना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल के इस बयान को बीजेपी हथियार बनाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि कहीं राहुल गांधी ने इमरजेंसी पर बयान देकर बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ और मजबूत तो नहीं कर दिया? क्या कांग्रेस 2 भागों में बंट जाएगी? क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का गांधी परिवार से मोह भंग हो गया है? क्या कांग्रेस का G23 नहीं चाहता है कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने? ऐसे कई सवाल अब उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सुर बदलते जा रहे हैं।
गुलाम नबी आजाद गुट के नेता आनंद शर्मा अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। कल तक अपनी पार्टी के पक्ष में खड़े शर्मा अब विरोध में हैं। उनके मौजूदा सियासी पैतरे से सियासत पर असर पड़ने की चर्चा तेज है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन किया है। शर्मा ने इस गठबंधन पर अपनी पार्टी को घेरा है, लेकिन आनंद शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नाराजगी जताई है। चौधरी ने गुलाम नबी आजाद के साथ आनंद शर्मा पर भी बीजेपी के ध्रुवीकरण को हवा देने के आरोप लगाए हैं। आनंद शर्मा के रुख से हिमाचल कांग्रेस में भी खटपट बढ़ गई है। शिमला के रहने वाले आनंद शर्मा का राज्य कांग्रेस की सियासत में भी खूब दखल रहता है। हिमाचल में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन उससे पहले शर्मा बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कुछ साल पहले कार्यक्रम में आनंद शर्मा से मंच साझा करते हुए विश्वविद्यालय के वक्त को याद किया था और उन्हें अपने विचारों का और अपने साथ खड़ा रहा बताकर सबको चौंका दिया था। एबीवीपी में रहे बरागटा के साथ आनंद शर्मा विश्वविद्यालय में केंद्रीय छात्र संघ में सदस्य चुनकर आए थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में आनंद शर्मा के दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि आनंद के इस रुख का भविष्य जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की अगली सियासत पर भी इसकी छाया देखी जा रही है। सियासतदान इसे कांग्रेस और बीजेपी को होने वाले घाटे नफे का अनुमान लगाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।